हम्म। सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस नए कार्यक्रम में। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जो कि कई सालों से चल रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माननीय प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी दिल्ली से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इंग्लिश के प्रोफेसर रहे और दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें, अनुसूचित जाति की पुस्तकें, कांग्रेस पे पुस्तकें, आरएसएस पे पुस्तकें, भगत सिंह जी पे पुस्तकें, नाना विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित उन्होंने करी। एक जर्नलिस्ट भी रहे, सामाजिक चिंतक रहे। और सबसे अच्छी बात है कि मैं तो कहूंगा कि सब लोगों को ये बात माननी चाहिए कि आज तक कभी भी ऐसा मौका नहीं हुआ कि मैंने माननीय अमृतलाल रावल जी से गुजारिश करी कि सर आइए किसी कार्यक्रम के लिए, और हमेशा सर आते हैं। तो ये सीख सबको लेनी चाहिए कि सामाजिक जो काम है ना, वो खाली नेतागिरी से नहीं होता, वो कमिटमेंट होता है। और साथ में मेरे साथ है मेरे मित्र कुशल शर्मा, जो अभी दिल्ली से ही है लेकिन मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, बरेली से। और ये फिल्म निर्देशक रहे, उसके बाद अलग अलग जगह कॉरपोरेट कंपनीज में इन्होंने काम किया, अफगानिस्तान में काम किया, भारत के अलग अलग कोनों में काम किया कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूसर के तौर पर। लेकिन मैं इनको जानता हूँ कि जो इनका जो गहराई और दृष्टिकोण होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि हम लोग साथ पढ़े। और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और हम बहुत डिस्कस करते थे जब मायावती जी आई, मायावती से पहले जो सरकार थी, तो बाद में भी हमारा काफी डिस्कशन चलता रहा। तो ये जो आज का जो चर्चा है, ये हाल ही में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश अखिलेश यादव जी, जो उसके अध्यक्ष हैं, जो 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला चला चुकी है, उनके कुछ महिला नेता थी कुछ, वो लखनऊ में जो मायावती जी ने जो प्रेरक स्थल बनाए हुए हैं, उनका नाम मेरे को नहीं पता कि यहाँ तो उन्होंने दलित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दिया नाम, वहां पर क्या दिया है। लेकिन बात यह है कि वो एक राष्ट्रीय धरोहर है, पब्लिक फंडिंग से बने, और लोग वहां पर आते हैं, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, वो हमारे देश की धरोहर है। तो मोदी जी का विरोध करने के लिए ये वहां गए, इनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी की नेता कुछ वहां पे गई, और जाकर वहां पर लाल रंग से ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बात लिख दी। पुलिस आई और उसको मिटवाया। तो बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं सबसे पहले अमृतलाल रावल जी आपसे पूछना चाहूंगा, इससे क्या पता लगता है ये राजनीतिज्ञों का क्या सेंस है? ये कोई सेंस पता लग रहा है कि मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पे इतना उनकी चर्चा होती है। मुलायम सिंह यादव इतने बड़े बड़े नेता रहे, आए दिन टीवी में आते हैं, मतलब कोई सैद्धांतिक रूप से है ही नहीं। हमने कल बीजेपी पे भी करी थी इस पे बात, यहाँ तो समाजवादी पार्टी भी लग रहा है कुछ अकल नाम की चीज है इन पार्टियों में या नहीं है? जी सर। धन्यवाद निखिल जी, मुझे बुलाने के लिए। तो ऐसा है कि जो फोटो मैंने देखी है, 5-6 फोटो है जिसमें कि उस मतलब प्रेरणा स्थल के ऊपर लखनऊ में जो स्थल है उसकी दीवारों पे जो लिख दिया गया है, बहुत ही गंदा कर दिया है उन दीवारों को। जिन दीवारों से हमें जो है ना प्रेरणा मिलती है, जो मान्यवर काशीराम जी और इन्होंने मायावती जी ने बनाया था। तो एक मतलब जो दबे कुचले समाज की का वो प्रेरणा स्थल है, एक ऐसा समाज जो मतलब दबा रहा काफी सालों तक। तो उनको पता नहीं क्यों इस बात से चिढ़ है कि वो स्थल जो है ना वो जब ये बन रहा था वो स्थल, तब भी समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था, और अब भी जो है ना वो उसको गंदा कर रहे हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ऊपर, और वो किताब जो है वो लोहिया के लोग नाम की एक संस्था है, राजेंद्र प्रेस, राजेंद्र प्रसाद मार्ग के ऊपर।
उसको मैंने पढ़ा था, तो मैं पढ़ रहा था तो उसमें इतनी गलतियां थी, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैंने एक चिट्ठी उनको लिख दी कि आपको नेता बनने की जल्दी है, लेकिन आपकी जो किताबें हैं, जो साहित्य है, उसमें इतनी गलती है कि उसको पढ़े नहीं जा सकता। ऐसे लगता है कि जैसे चावल खाते खाते कंकर आ जाए, उसी तरह से वो गलतियां महसूस की जाती हैं। तो उसके बाद मैंने जो है ना समाजवादी साहित्य जो है ना पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि गलतियां इतनी होती हैं। अब ये जो उन्होंने नारे लिखे हैं, ये बहुत ही मतलब अभद्र मतलब एक उसका परिचय है। उनको चाहिए था कि अगर कुछ उन्होंने कहना है तो तरीके से कहते हैं, ढंग से कहते हैं। और भी कई तरीके हैं। ये समाज के जो इतने बड़े प्रेरणा स्थल है, उनको गंदा क्यों करना? मतलब उसको गंदा करना जो है ना उचित नहीं है, मेरा ये मानना है। जी। कुशल, आपको कैसा लगा? क्या आपको कैसा लगा ये, मतलब क्या सेंस शो अ, करता है? जी निखिल जी, पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं मैं यही कहूंगा कि मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया कि ये कौन सी इसमें कौन सा लॉजिक था या इसमें कौन सा औचित्य था इस एक्शन में, कि मैं वही कहूंगा जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि अपनी विरोध, या अगर वो नीतिगत तौर पे उन पे कोई बात थी कि भाई जो सरकार का रवैया रहा है या जो रिस्पांस रहा है इस आतंकवादी हमले के बाद, पहलगाम के बाद, वो उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो वो रैली करके या किसी तरह पोस्टर या बीजेपी मुख्यालय के सामने या कहीं पे भी करते। पर ये मुझे वाकई समझ नहीं आया, ये कभी कभी इस तरह के काम करके पार्टी सेल्फ गोल मार लेती है। ये तो एक सेल्फ गोल ही कहा जाएगा। उन्होंने क्या अचीव कर लिया इससे? एक एक डिफेसिंग ऑफ प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो एक सार्वजनिक स्थल है। तो वहां सिंदूर के रंग से मतलब उनका क्या सांकेतिक अर्थ भी क्या था, वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ एम्पैथाइज करके, कि आखिर वो कौन सा पॉइंट बनाना चाह रहे थे जो कि पॉइंट हम नहीं समझ पा रहे हैं नहीं नहीं, शायद। आजाद भारत में पहले तो ब्रिटिश गुलाम थे। ब्रिटिश के गुलाम थे भारतीय। तो गुलाम भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, मोहनदास गांधी, मदन मोहन मालवीय और पीवी काणे जैसे धार्मिक अर्थशास्त्र, धार्मिक शास्त्रों पे लिखने वाले लोग पैदा हुए। पर अभी जैसे लोग पैदा हो रहे हैं आजाद भारत में, तो मैं आता हूँ सर आपके पास, अमृतलाल रावल जी। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो इनका जो राजनीतिक सिद्धांत की पोल नहीं खोलता? अब जो इन्होंने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित आदिवासी, जो DS4 को नकल इन्होंने किया है, कांग्रेस भी नकल कर रही है, ये भी नकल कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, एक चीज मतलब इतने साल हो गए, कभी किसी बीएसपी के नेता को ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए मैंने नहीं देखा। चाहे उस पार्टी के जीरो सांसद हो, जो भी हो, कभी नहीं देखा कि इसलिए वो एक अनुशासन वाली। हालांकि उसका अनुशासन भी एक बहुत कुछ ज्यादा अनुशासन ये होता है कि नेता ही सारे बाहर कर दिए जाते हैं। वो एक अलग बात है कि सारे नेता बाहर और अनुशासन बरकरार। ये बीएसपी का नारा है। पर कहीं ना कहीं जो इससे जो एक पिछले चुनाव में हमने देखा कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए, पीडीए उन्होंने बोला, तो जो बीजेपी पे नहीं जा रहे थे, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 20% है, अब ऐसी जो हरकत हुई है तो इससे उनकी पोल खुल नहीं खुल रही। आपका क्या लगता है सैद्धांतिक रूप से क्या मैसेज? एक मैसेज तो जरूर वो देना चाहते हैं ना कि हम मोदी जी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ भी हम अभद्रता करेंगे। ऐसा नहीं कि जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उनके खिलाफ है मोदी जी, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अब आपने उनके खिलाफ अगर कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ही क्यों उनके खिलाफ है? मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो एक अच्छा ही काम हुआ ना, कम से कम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो गया, कुछ तो उनको सबक दिया है ना, कुछ तो। जो लोग 26 लोग बेगुनाह लोग मारे गए बिना बात के, उनके जो
उनके पीछे जो लोग हैं उनको कुछ तो सबक दिया गया है। अब आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पुंछ में जो है ना गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया गया और वहां भी लोगों को मारा गया। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी जारी है, और जो वो हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान वाले तो ये उनके तो खिलाफ हमें। दोनों तरफ से फेल हो गए। ये तो कांग्रेस की भी नकल कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी विरोध करती है। लेकिन जो पीडीए का इन्होंने बोला, जो कि वो इनका वोट जो आया है ना पिछले हम्म। चुनाव में, उसमें ये फेल नहीं हो रहे उसके अंदर। पिछड़ा, दलित, आदिवासी करके बोल रहे हैं। और फिर बात है। क्या ये प्रेरणा स्थल इनके नहीं थे कि यहाँ पर अगर ये हिंदू धर्मशास्त्र से शूद्र में आते हैं तो वहां तो बहुत सारे शूद्रों की भी प्रतिमाएं उन्होंने लगाई है। शाहू जी महाराज है, आदिवासियों की भी लगाई है। तो इनको, और इन्होंने, मैं बताना चाहूंगा कि मैं कई बार दिल्ली के नोएडा से गुजरा जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने ताले लगाने शुरू कर दिए थे। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी पता नहीं वो आपको यूट्यूब में मिले ना मिले, अखिलेश यादव भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा हाईटेक नेता थे जो सबसे पहले उभर के आए। जब ये फॉरेन से आए पूरी हाईटेक चीजें लेकर आए। लेकिन उसके साथ साथ इनका जो प्रमुख जो एक प्रहार था इनका और इनके अनुयायियों का, वो इन्हीं प्रेरणा स्थलों पर था। आज जिनकी शरण में जाके अपनी बात लिख रहे हैं, तो इनको पहले ही उसकी शरण में चला जाना चाहिए था। दूसरा ये, जब इनको पता लगा कि इनका आवाज गंगा जल से धोया गया, तब जाके जो है ना इन्होंने कुछ बोलना शुरू किया जातिवाद के खिलाफ। उससे पहले मायावती जी की मूर्ति इनके कार्यकर्ता द्वारा तोड़ी गई। निरंतर विरोध करते रहे और पूरे कार्यकाल में कभी रात में लाइटें नहीं जलाई इन्होंने। और अब जाके उन्हीं का सहारा ले रहे हैं। चाहते तो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, कमाई कर सकते थे। उसको एक अपने उत्तर प्रदेश की छवि, उससे पर्यटकों को बुला सकते थे। पर वो करने की जगह पर सिर्फ उनका बस बुराई बुराई नजर आई। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं राजनीति के रूप से एक दिखावटीपना उनका नजर नहीं आ रहा। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि जो मतलब इनकी कोई फिलॉसफी नहीं है समाजवाद। अगर आप कहें कि समाजवाद की कोई फिलॉसफी है इनकी, वो नहीं है। ये तो एक घरेलू पार्टी है और विरासत में मिल गई। अब समाजवाद के बारे में ये जानते क्या है? पहली बात तो ये है, समाजवाद के मतलब ये है कि समाज की जो है ना सेवा करना। और अगर कुछ बन गया है, कोई प्रेरणा स्थल बन गया है, तो उसका बजाय उसको गंदा करने के उसका उपयोग सदुपयोग करना, यही समाजवाद है। ये जो है ना बस उल्टे सीधे इल्जाम लगाते रहते हैं और कुछ करते नहीं है। तो इसलिए अब जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस हुई है फिलहाल, उस से शायद जलन के मारे जो है ना वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को और दूसरे लोगों को। नहीं सर, वो तो ठीक है, चलिए मोदी जी को बारे में वो कुछ कह तो सकते थे। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं और उठते हैं। यही प्रजातंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन उन प्रेरणा स्थलों पे की दीवार पे, मतलब ये ऐसा हो गया कि मैं लाल किला की दीवार पे जाऊं या कुतुब मीनार की दीवार पे जाऊं और वहां पे जाके मैं ऐसे लिख दूं। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? मतलब पार्टी के अंदर, हाँ। पार्टी में अगर ट्रेनिंग चलती है, जैसे कैडर कैडर बोलते हैं, हालांकि कैडर सब दे दिया इन्होंने, तो ट्रेनिंग भी होती है, विचार क्या है, मतलब कोई सेंस नहीं है आपका। आप राजनीति कर रहे हो, भारत के सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजनीति कर रहे हो, जाके एक महत्वपूर्ण स्थल पे, एक स्मारक पर, राष्ट्रीय स्मारक जो है उस पर आप लिख रहे हो। अच्छा जी, राष्ट्रीय स्मारक को और जो है ना हर पार्टी का ये फर्ज है कि उस स्मारक का सम्मान करे और उसको सही तरीके से उसको इस्तेमाल करे। अब अगर दीवारें गंदा करना ही समाजवाद है तो ये बहुत ही गलत है। मतलब इस जो है ना मैसेज से क्या मिलेगा कि आपको आपकी नसों में जो है ना खून, गर्म खून दौड़ना चाहिए था बजाय गर्म सिंदूर के। तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो इन्होंने मतलब खराब किया है जगह, वो गलत है। और ये केवल एक ईर्ष्या है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफी लोग जो है ना वो जी।
पाकिस्तान में मारे गए। कुशल मैं, तो हाँ जी इस मैं, वजह से वो आप कुशल से सर मैं पूछना चाहूंगा। कुशल, आप और मैं तो कई बार डिस्कस किया, हमने कार्यक्रम किया मायावती जी पे भी, किया हमने कार्यक्रम किया है कि क्या हिंदू डर गए थे मायावती जी की मूर्तियों से? तो ये क्या वो डर और वो चिढ़ और वो जातिवाद निकल के आई है? क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे यही लगता है कि ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, या यूं कहें, मैं इसे तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा जैसे एक जैसे एक गली में कुत्ते होते हैं ना जो झपटते हैं एक ही रोटी के टुकड़े पे। तो उस तरह मतलब बहुत ही निर्लज व्यवहार है कि वो एक तरीके से ये एक पॉलिटिकल एजेंडा और मुद्दों की बैंक्रप्सी को भी दर्शाता है कि इनको ये गठजोड़ ही इनको टारगेट करना है, और ये शायद कहीं ना कहीं इस लेगेसी को अंडरमाइन करना चाहते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या इस तरह के परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार किए जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा एक आइकॉनिक है, और एक नए युग को भी दर्शाते हैं कि इतने बड़े स्तर पे एक दलित प्रेरणा स्थल बनाया गया। तो ये मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जातिवाद बोलिए आप, या इसको वोट की एक खींचतान बोलिए, वोट बैंक की, और वोट बैंक के गुटों की, और ये जो जातियों को आधारित करके जिस तरह ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह उधर से इनका, और एक तरीके से गुंडागर्दी भी है ये खुलेआम, क्योंकि आप इस तरह से एक पब्लिक मॉन्यूमेंट को डिफेस कर रहे हैं। हाँ, और वही मॉन्यूमेंट जिसका आपने सरकार में रहते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये बात है। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें हैं आपको याद आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहते, डिसिप्लिन में नहीं रहते। जब तक ये डिसिप्लिन में रहेंगे तो इनका समाजवाद फैलेगा कैसे? मतलब इनके समाजवाद जो है ना वो इनडिसिप्लिन से ही मतलब जाहिर होता है कि हम नेता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 19 जून 1999 को मैंने एक जो है ना ज्ञापन दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। उसमें मैंने ये कहा था कि जो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो है उनको मतलब उन पर सबका समय निश्चित होना चाहिए, सारी पार्टियों का। क्योंकि ये पब्लिक फंड से चलता है, लोग जो पैसा टैक्स में देते हैं उससे चलता है। तो फिर जो है ना एक जो है ना वकील का फोन आया, कपिल सिब्बल का, कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मास्टर है? मैंने कहा जी हाँ। अब जितनी आदमी की अकल होगी उतनी बात करेगा, चाहे वो कपिल सिब्बल ही क्यों ना हो। तो मैंने कहा जी हाँ। तो मतलब उसके बाद वो सेट कोर्ट ने तय कर दिया भी सबको जगह मिले, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे। तब से शुरू हो गया। लेकिन ये लोग कभी कोई ऐसा क्रिएटिव काम नहीं करते जब तक इनको कोई वापसी में जो है वो ना मिले, कोई कुछ ये रिवॉर्ड जो ना मिले। आपने जो बात की है, मैंने 2014 में जो लोकसभा का चुनाव में कंटेस्ट किया था, वो तब ये बात थी, और ये मैंने रेडियो पे भी सुना था कि ऐसा है, ऐसा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पर उन्होंने कोई काम किया, कोई कि रेडियो पे आओ बोलो। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुशल, आपको वो कोई याद? एक्चुअली जो रजिस्टर्ड जी जी जी। रजिस्टर्ड पार्टियां जो है ना उनको टाइम मिलता है। जो रजिस्टर्ड तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको टाइम ये भी मिलता सर बड़ी अजीब सी बात है कि जो इंडिपेंडेंट है उनको टाइम ही नहीं दे रहे, खाली रजिस्टर्ड है। पार्टी हाँ को ही टाइम दे रहे हैं। ये भी हाँ, बड़ी अजीब सी ये बात है। बात ठीक है आपकी। जी। अच्छा कुशल, आपको याद आती है कुछ इनकी बातें अनुशासनहीनता की? इनके तो किस्से बड़े भर जाते थे अखबारों से। हाँ बहुत है जी, बहुत भरपूर है। मुझे इनका जो साहित्य है, साहित्य जो पहले चलाते थे, उसकी इनकी जो संस्था चलाते थे उनकी डेथ हो गई। तो मुझे आया न्योता के जी आप देख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देख, क्योंकि बहुत बदतमीज आदमी जो है ना उनसे बात नहीं की जा सकती। आदमी उसी से बात की जा सकती है जो कम से कम सभ्यता से आगे बात करे, चाहे आप कुछ भी कहो अपनी किताब में या लेख में। तो ये मतलब हर चीज को समझते हैं कि वो तो हमारा हक है, चाहे उसमें गलत ही कुछ लिखा ना हो। तो गलत बात तो मैं छाप नहीं सकता, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो आदमी को जो छापने वाला है उसको भी देखना पड़ता है कि ये बात सही छप रही है
यहाँ गलत छप रही है और ये लड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने कईयों को देखा है। एक बार एक मीटिंग में गया था, मधु दंडवते की डेथ हुई थी, वो भी समाजवादी थे। तो राजघाट के पास एक हिंदुस्तानी वो है समाज, वहां पर मैं गया था। तो वहाँ मतलब बहुत ही मतलब जो है ना अभद्र तरीके से वो बात कर रहे थे। तो मैंने फिर उसके बाद जाना बंद कर दिया। कुशल, आपको याद आता है कोई किस्सा ऐसा? हाँ जी। नहीं, जी मैं हाँ कुशल निखिल, से कह रहा हूँ, कुशल से कुछ है? ऐसे जी हाँ, ऐसे बहुत सारे, जब हम लोग, हमें अभी भी याद है कि जब हम अपनी किशोरावस्था में जब हम यूपी में बड़े हो रहे थे, तो ये जो एक उच्च श्रृंखलता, इसे अनुशासनहीनता से ज्यादा मैं उच्च श्रृंखलता कहूंगा, क्योंकि अनुशासन तो किसी एक संगठन के परिप्रेक्ष्य में होता है, लेकिन समाज मतलब में आप जिस तरह कहना का चाह इन रहे हैं लोगों का उद्दंडता? उच्च श्रृंखलता, मतलब यानी मतलब उद्दंडता कंप्लीट लॉलेसनेस, तो इस तरह का इन लोगों का बिहेवियर सोसाइटी में होता था। और जिस मतलब तरह ये कानून लोग कायदे नहीं मानना है। और जैसा कि सर ने कहा कि ये लोग जो करें उसे ये सही मानते हैं और उसे समाजवाद की डेफिनेशन में ले आते हैं। तो जिस तरह के इन लोगों ने जो थे अपने सेलिब्रेशंस किए थे अपने सैफई गांव में, जिस तरह के ये लोग पब्लिक फंड से अ, अपने अपने ही परिवार के जो फंक्शंस और उनमें इस तरह की अभद्र जो है डांस और जो चीजें असल में यूपी में कभी इतनी पॉपुलर रही भी नहीं। ये चीजें बिहार में एक सामाजिक इस चीज की समस्या है भी, लेकिन यूपी में नहीं है। उन्होंने ये काम वहां भी शुरू किए, और बिल्कुल भी उससे ये लोग इनके अंदर किसी भी तरह का वो नहीं है कि सामाजिक कोई कोई कंसिडरेशन हो, या इवन एक एक लोक लाज वाली बात, या मतलब कि किस तरह का इनका बिहेवियर होना चाहिए एक राजनीतिक परिदृश्य में भी बाकी पार्टीज के मुकाबले अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही उच्च श्रृंखल बिहेवियर रहा है इन लोगों का। इस बार चुनाव की जो रैली थी, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद आए थे, उसमें भी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। और पूरा लोग एकदम स्टेज पे टूट रहे थे, और कैमरा वगैरह सब बंद करना शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया, राहुल गांधी ने। ये भी दर्शाता है कि इनकी जो प्लानिंग है और दूरदर्शिता है और अनुशासन है, उसकी कमी है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का एक दृश्य था जो हमारे चैनल पर है, जब वो अपने पिताजी से आके मंच छीन लेते हैं। पूरी दुनिया ने वो हाँ, दृश्य देखा। वो भी है। अरे मतलब वो एक याद एक दिलाता है मैं और शाहजहां की। बताना चाहता हूँ। एक मैं और बताना चाहता हूँ। दिल्ली में इनका एक नेता जो था ना, वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो उनको कहा गया अभी दवाई जो है ना एक खत्म हो गई है। तो सामने केमिस्ट की दुकानें हैं कई सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर। तो वहां पर उनको भेजा गया किसी को। तो वो दवाई खत्म हो गई थी उस वक्त। तो उन्होंने केमिस्ट को पीटना शुरू कर दिया। भाई केमिस्ट को पीटने से आपकी दवाई आ जाएगी क्या? ये ये बहुत बड़ी वो मुझे भी याद आ खबर गया। बनी थी। और मुझे भी याद आया। जी। मुझे भी याद आया, दिल्ली में एक बार कहीं बार में कहीं पे गोली चल गई थी। वो लड़का आया था उत्तर प्रदेश से, वो अच्छा। समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा था। तो हम बड़े शौक थे ओह अच्छा। कि भाई ये दिल्ली में ऐसे गोली चल गई बार के अंदर। वो ऐसा जैसिका लाल या मूवी केस डीपी यादव, हुआ था, जैसिका डीपी यादव के वाला। बेटे का आप ये जो वृत्तांत बोल रहे हैं, ये डीपी यादव का बेटा, जिसने वो जेसिका लाल नाम की जो एक मॉडल थी, जो वहां हाँ। अपनी ड्यूटी कर रही थी, और वहां आके उन्होंने अच्छा, ऐसा किया उसमें था। भी और इन्हीं के अगर नेता आप का बेटा था? उसमें भी यही इन्वॉल्व थे, और अगर आप नीलम कटारा वाला केस याद करें, जो आईएएस ऑफिसर जिनका बेटा शायद मैं डीपी यादव उधर गलत बोल गया, डीपी यादव की बेटी के शायद साथ शायद इनका कटारा का कुछ अपना कुछ प्रेम प्रसंग था। और उस बहुत ही मतलब पॉपुलर नेता, मेन स्ट्रीम नेता, उनके बेटे ने उस व्यक्ति को, और बहुत शिक्षित युवक था वो, उसे अगवा करके उसको जिंदा जला दिया था। और उनकी माँ ने बहुत साल तक जो है न्याय की लड़ाई लड़के, और उसके दोषियों को जो है वो सजा दिलवाई। तो ऐसे बहुत केसेस हैं इनकी डीपी पार्टी से यादव तो, जहां उस समय मुझे याद है डीपी यादव का जो नाम था ना, वो तो ऐसा था कि बाहुबली नेता है बहुत। मैं तो जानता नहीं। आप बताएंगे कुशल, कुछ आप उत्तर प्रदेश से थे।
वहां पर रहे आप उस समय, क्या था? असल में जो हमारा ये कौन, क्षेत्र ये है उत्तर डीपी यादव, प्रदेश में, डीपी यादव कहाँ गायब हो गए? कुछ ये जानते हैं? डीपी यादव मैं सर से भी वगैरह जिस पूछूंगा। क्षेत्र से हैं, मैं वहां से नहीं बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली यूपी भी एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो ये जो क्षेत्र है, और मैं वहां पे सिर्फ अपनी 12वीं कक्षा तक रहा, तो उसके बाद मैं इंदौर में था 3 साल। उसके बाद मैं आपके साथ 4 साल अच्छा, कोलकाता में था, और फिर तो। नेहरू परिवार के बाद ये सबसे ज्यादा फलने फूलने वाला परिवार है। हालांकि जी। मायावती जी भी इसी नक्शे कदम पर कोशिश कर रही है, छोटा पड़ जाता है उनका परिवार। जी तो हाँ। इस बारे में आप कुछ बताएंगे इनके परिवारवाद के बारे में, कि ये भी एक अनुशासन विहीनता है ना, कि भैया पार्टी बना ली, वोट मिल गए, अब आ जाओ और ये हमारा पूरा रेवड़ उठ के आ जाओ। ये भी तो एक अनुशासनहीनता है ना। अच्छा, एक लालू जी ने भी किया, वो भी लालू प्रसाद यादव, वो बिहार के, उन्होंने तो पूरा परिवार उनके, साधु यादव उनके साले और सब। हाँ सब जी सर। सर मिसाल। इस तरह की जो अनुशासनहीनता है, मैं इसे अनुशासनहीनता मानूंगा, जो नेहरू परिवार ने शुरू करी और आज बीजेपी के अंदर भी चल रही है, सब पार्टियां इसके ऊपर है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डेमोक्रेसी पे आपके हिसाब से? सजे के जो बिना अनुशासन के जो आती हैं पार्टियां, वो छिन भिन हो जाती हैं, वो बिखर जाती हैं बहुत जल्दी। तो ये कोई 10 12 15 साल, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है पॉलिटिक्स में। तो ये पार्टियां भी दृश्य हो जाएंगी, क्योंकि जो पार्टी डिसिप्लिन में रहती है वही पार्टी आगे बढ़ती है। कुशल, आपको कोई याद आ रहा है इनका किस्सा, और बहुत मजेदार किस्सा यंग जनरेशन के लिए, नहीं, अभी फिलहाल नहीं या जो। याद आ रहा है। बस यही याद है कि आमतौर पे जब इनका राज था यूपी में, जब ये सत्ता में थे, तो उस दौरान ये बहुत कॉमन नॉलेज थी कि अगर कोई भी तरह की अगर सरकारी भर्तियों की परीक्षा होगी, या अगर इवन यूपी बोर्ड के भी जो परीक्षाएं होंगी, तो जो यादव बहुल क्षेत्र हैं, वहां पे बिल्कुल खुला, बिल्कुल जंगल राज चलेगा। वहां पे चीटिंग होगी, वहां पे पुलिस कुछ नहीं कहेगी, वहां पे बिल्कुल, यानी ये उनका समाजवाद है शायद, मेरे ख्याल से, पता नहीं, शायद वो इसको ही समाजवाद समझते हैं। नहीं, ये वैसे समाजवाद है जो केंद्र सरकार में चल रहा है, गुजरातियों का समाजवाद। एक गुजराती समाजवाद भी आजकल चल रहा है केंद्र के अंदर। ये अच्छा नहीं है कि एक कम्युनिटी उठ के आए और इस तरह से ग्रो करे। सर आपको क्या लगता है, ये अच्छी चीज है ना? एक कम्युनिटी अगर नहीं मिल रहा तो क्या करे, दूसरी कम्युनिटी तो देती नहीं है। जब मायावती जी आई तो लोगों ने कहा कि उन्होंने भी अपने जातिवाद लगाए। नेहरू जी के टाइम पे सारे कश्मीरी पंडित घुस गए, और वो कश्मीरी पंडितों की सभ्यता आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो ये यादवों की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, या जाटवों की समस्या नहीं, सॉल्व हो ऐसा है जाएगी? नहीं कि बिना इन्होंने पूरा। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। चाहे यादव सारे के सारे आ जाए, पास हो गए, तो वो नौकरी कैसे पालेंगे जब तक उनको काम करना नहीं आएगा? मान लीजिए एक पेपर है, और उस पेपर में, या एक कोर्स है, उसमें सारे यादव ही पास होके आ जाते हैं, या किसी एक कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। जब तक उनको काम करना नहीं आएगा तो वो अपनी कुर्सी में बैठ के भी शर्मिंदा होंगे। कभी वो चाय पीने चले जाएंगे, कभी टॉयलेट चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ बहाने मारेंगे। तो काम करना आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तभी आदमी लंबे समय तक जो है ना अपनी नौकरी में रह सकता है। अब जैसे कश्मीर में स्कूल कॉलेज जला दिए, तो स्कूल कॉलेज जलाने से क्या हुआ? कश्मीर के बच्चों के ऊपर उनका भविष्य जला दिया गया। उनको अब पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा है और बहुत जो है ना रिस्की भी है। कई बार उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। अगर ऊपर चढ़ के ऊपर, मतलब बाहर से किसी तरीके से उनको फर्रे पहुंचाया जाए, कागज पहुंचाया जाए, तो वो बच्चे को नुकसान ही देता है। डिग्री जरूर आ जाती है। मुझे भी मेरठ यूनिवर्सिटी के मेरे में उसने कहा था, गाइड ने, कि 4,000 रुपये दे दो, मैं आपको पीएचडी की डिग्री दिलवा दूंगा। मैंने कहा जी, आई विल नॉट बाई ए डिग्री, मैं डिग्री खरीदूंगा नहीं। ये कह के मैं आ गया, तो मेरी पीएचडी बीच में रह गई। हालांकि मैंने सारा कुछ अपना थीसिस लिख दिया था। लेकिन वो, मतलब बात यह है, जब तक आदमी पूरी तरह से तैयार ना हो, पढ़े ना, तो उसको नौकरी में जो है ना, नौकरी भी वो कर नहीं सकता। बेशक उसको मैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, जी तनख्वाह सर। मिल जाए, जी सर। दफ्तर मिल जाए, मैं सब कुछ जा मिल जाए। मैं जानता हूँ कि
कुशल शर्मा जी ने क्योंकि देखा है समाजवादी पार्टी को, तो वो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी कुशल आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी सर ने जो बात बताई, लेकिन इस बात में ये भी है कि देखो, अभी गरीब का बच्चा, अहीर का बच्चा नकल मार ले तो क्या हो गया? दिल्ली का और मुंबई का अमीर का बच्चा जाके करोड़ों रुपया दे देता है, आईआईटी पास कर देता है। एक संधू जी क्या नाम था, पकड़े गए थे पंजाब सिविल सर्विस के, 1 1 करोड़ रुपया, 28 करोड़ तो उनके पास कैश निकला था। तो एक तरफ पैसे वालों के बच्चे भी ऐसे चले जाते हैं। लेकिन मैं अब ये क्वेश्चन सीरियस पूछना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है, अगर ये छोटी मोटी चीजों को सुधार लेते हैं वो अपनी, तो वो क्या बेहतर विकल्प होंगे बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी के अतिरिक्त? देखिए, विकल्प बनने के लिए एक लीडरशिप, सिर्फ एक टॉप लीडरशिप नहीं बल्कि एक मिड लेवल लीडरशिप होना भी जरूरी है। तो अभी जो परिदृश्य है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नेता इस तरह के नहीं है उनके पास। अभी भी। माफ करिएगा, मुझे याद आ गया, आजम खान जी की गाय भैंस चोरी हो गई थी और उस पे पूरा पुलिस यस। स्टेशन हिल गया था। लेकिन हाँ जब जी। हाँ जी, हाँ अपराध होते हैं उत्तर जी। प्रदेश में, तब नहीं हिलते। जी जी जी, आप बोलिए, जी कंटिन्यू। हाँ, ये भी एक घटना थी। तो जैसा मैं कहना चाह रहा था कि मतलब एक 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 विजन होनी चाहिए, एक एक लीडरशिप चाहिए, एक मुद्दे चाहिए। जब तक ये पार्टियां सिर्फ वोट बैंक और जातियों का लामबंद करना और ब्लॉक बनाना कि भाई दलित, पिछड़ा और मुस्लिम को हम एक कर लें, ये वाली सोच से आगे नहीं निकलेंगे तो कैसे फिर ये लोगों को भी पिछड़ा रख रहे हैं, वोटर्स को भी, और ये अपना भी राजनीतिक विकास नहीं कर रहे। नहीं, लेकिन ये तो अब बीजेपी भी यही फॉलो कर रही है, राहुल गांधी भी यही फॉलो कर रहे हैं। सबने एक फॉर्मूला अपना लिया, SC ST OBC, SC ST OBC और गरीब। आप फॉर्मूला देखिए अपनाने पिछले। वाली पार्टी तो फेल हो गई सर। मैं जी जी। जी मैं अमृतलाल रावल जी आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा, जो मैंने कुशल से भी किया है, कि क्या, अच्छा, मैं आप अपना व्यक्तिगत तौर पे भी बताना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे, मैं हंस रहा हूँ। मैं ये पहले भी इंटरव्यू एक मैंने कुशल का किया है, मैं अखिलेश यादव की बातों को ना बड़ा अच्छा मानता हूँ। जैसे नोटबंदी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई जो जिसे आप ब्लैक को बोल रहे हो, हर एक को बैंक से लोन नहीं मिलता, इतने स्पष्ट बोलने वाले नेता है। अच्छा, हमारे कुछ रिलेटिव है, उन्होंने भी उनकी तारीफ करी है, उनके क्लोज रहे। जब दूसरी पार्टियां पैसे मांग रही थी, तो इनकी पार्टी ने तो उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए उल्टा पैसे दिए, मुलायम सिंह यादव जी ने। और काफी दिलदार, मतलब जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसे हम अनुशासनहीनता मान रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका वो एक दोस्ताना अंदाज तो नहीं है, खुलापन का, जो उनसे गलती हो जाती है ऐसा, कि वो हर एक को सम्मिलित भी कर लेते हैं और एक दोस्ताना उनको लगता है कि सब करेंगे, मुझे सब मैं करते आपको रहेंगे, मैं तो बीच में गैंग्स की हस्तक्षेप तरह कर रहा बन हूँ। जाता है फिर बाद में जाके मैं अगर बीच में आप। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर एक बात मुझे भी याद आ गई निखिल। लड़के हैं, गलती हो जाती है। हाँ, ये ऐसा अक्सर। सर आप बताइए, लड़के हैं गलती हो जाती है, क्या एक्सक्यूज इस तरह का खुलापन, अनुशासनहीनता? नहीं नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो रिस्पॉन्सिबल सेक्स के पक्षधर थे। ये इरेस्पॉन्सिबल सेक्स है कि गलती कर लो, इधर गलती कर लो, उधर गलती कर लो। हाँ, ये बलात्कार सेक्स होता जो है, है ना, इट बलात्कार इज, पे कहते हैं बलात्कार हो गया, कह रहे गलती हो जाती, लड़के हैं। गलती लड़की हो से हो जाती गई है, तो तो कोई लड़कियों के बात नहीं। लिए कहते हैं कि लड़कियां हो सकता है, लड़कियों के लिए भी कहते गलती हो गई। इससे तो क्या? अराजकता फैलती है, समाजवाद नहीं फैलता, अराजकता फैलती है। गलती हो जाती है तो बहुत गलत बयान था। और मुझे याद आ रहा है कि मुझे एक बार न्योता मिला था समाजवादी पार्टी की तरफ से। न्योता क्या, मैं कांटेक्ट में था। तो मुझे वो जो आजम खान जिनका आपने नाम लिया है, मैंने उनके देखे वीडियो। तो वो, हम तो भारत माता की जय करते हैं, वो भारत माता को गालियां दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं इनके नजदीक भी खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं गया नहीं। मुझे टिकट मिल रही थी एक लोकसभा सीट की, लेकिन मैं नहीं गया, सिर्फ इसलिए ये क्योंकि तो ऐसे बड़ी लोगों के साथ मैं मेरी नहीं बनी सकती, जो जो ये तो गालियां बहुत देते बड़ी हैं बात, भारत ये तो माता बहुत अच्छा। मैं इसी पे भारत माता की जय का जो ये है ना, जो भारत के कुछ मुस्लिम इसको बोलते हैं, मतलब भारत को माता, मैं ये नहीं कहता कि जो आरएसएस जिस तरह से बोलती है कि उसको मानो, देवी मानो। लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के सेना के जो प्रवक्ता है ना, उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है, मदरलैंड।
राष्ट्र की जन्मभूमि जिसे कहते हैं मदरलैंड, उन्होंने भी किया है। और भारत माता की हाँ जय जी। और वंदे मातरम आजादी से पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों का था। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको जबरदस्ती एक धार्मिक रूप दिया जाता है, उसका विरोध होता है। तो कुशल, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो एक बात तो है कि अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, एक लड़का लंदन में गया, उसकी ऑक्सफोर्ड से किताब प्रकाशित हुई है, वो शेड्यूल कास्ट का है, तो लैपटॉप बांटने जैसा काम तो आज तक कोई कर ही नहीं पाया, किसी में दम ही नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ना उसको, पार्टी को एक अलग तरह से समझने की जरूरत भी है। बड़े दिल वाले, खुले दिल वाले, पर थोड़ा अनुशासन की कमी। देखिए कुशल, तो लैपटॉप हाँ बांटने नहीं, से, वंदे मातरम कोई धार्मिक नहीं है। वंदे मातरम जो है ना, कोई धार्मिक नहीं है। ये एक नॉवल लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो उस नॉवल में ये गाना है। और ये गाना जो है वो क्रांतिकारी जो ये लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने ये गाया था। तो इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है। वंदे मातरम तो एक हमारी माता है जिसको हम माता मानते हैं, तो उनके वंदे उनकी स्तुति में लिखी हुई है, एक गाना है बहुत अच्छा। अब वो जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है, और वो बहुत अच्छा लगता है, आप अगर उसको सुने या तो गाएं। कुशल, हाँ कुशल, क्या लगता है आपको? भाई लैपटॉप तो उन्होंने ही बांटे, ये काम तो जी, उन्होंने किया। वो अच्छी पहल थी, मैं मानता हूँ कि वो अच्छी पहल थी। वही है कि हमें सही को सही और गलत को गलत तो कहना ही होगा। तो इस तरह की उन्होंने साइकिलें भी बांटी थी, हालांकि वो उनका चुनाव चिन्ह भी है, लेकिन मैं मानता हूँ साइकिल या किसी भी तरह का वाहन एक एक छात्र को देना, एक एक छात्रा को देना, ये मोबिलिटी, आप जानते हैं मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कोई अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। आप सोचिए, सऊदी अरेबिया में इतने साल, इतने दशकों के बाद अभी कुछ साल पहले औरतों को खुद से गाड़ी चलाने की, सियरा वहां बोलते हैं, गाड़ी को चलाने की अनुमति मिली है। प्रिंस बिन सलमान का जो चल रहा है वहां पे पूरा रिफॉर्म, उसके तहत एक चीज ये भी हुई है। तो आई थिंक इन्होंने साइकिलें भी बांटी थी अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप्स। तो ये कुछ बहुत अच्छे साइकिलें इनके। पहले मायावती जी ने शुरू करी थी, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया था। जी खैर, जी। ये थे मेरे साथ प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी और कुशल शर्मा जी, दिल्ली से। ये खास कार्यक्रम था। हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और अनुशासन में आए। अच्छा है अगर वो लीड करते हैं उत्तर प्रदेश को और बाकी राज्यों को भी, तो हमारा भी उनके साथ रहेगा। हम चाहेंगे एक अच्छी पार्टी, हम क्योंकि देश के साथ है, वो देश के साथ है। लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं, जैसे कि अभी हुई लखनऊ में, कि भाई स्मारक के बाहर जाके पेंट से लिख दो, ऐसा अनुशासन ना तोड़े। छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी रहती है। अगर ओबीसी वर्ग पे किताबें चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर जी पे, आदिवासी वर्ग पे, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8527533051, 8851188170। और हमारी एक वेबसाइट है nspmart.com। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में दर्शकों का भी धन्यवाद। अखिलेश यादव जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, दिल से कह रहा हूँ ये बात। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।